नमस्कार, आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान किस तरह से लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जा रहे हैं और जनता का किस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक किस तरह से पहुंचाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी संतोष मोरे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से खास बातचीत की है। किस प्रकार से यात्रा रहने वाली है, किस प्रकार से यात्रा रहने वाली है, यात्रा किस प्रकार से कोकण में रहने वाली है। कोकण में किस तरह की रहेंगी, जो मुंबई में रही उस तरह कोकण में रहेंगी। कोकण में हम लोग अभी शुरुआत किए हैं पाली से। हमारे अध्यक्ष हमारे साथ है, हमारे अपोजिशन लीडर हमारे साथ है। तो हम लोगों की भावना, लोगों की समस्या, कठिनाई सुनने के लिए आए हैं। और हमारा देश में हमारे पंतप्रधान जी माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 7 साल में जो काम किया है, काफ़ी सहूलतें और योजना घोषित की है, उनका लाभ जनता ले रहे हैं। उसकी जानकारी भी लोगों को देना है कि 7 साल में मोदी साहब ने किस तरह से काम किया है। लाखों करोड़ रुपए आज लोगों, गरीब से गरीब आदमी के लिए, इंसान के लिए उन्होंने अन्नपूर्णा योजना शुरू की। 1,70,000 कोटी की योजना है। और अपना देश दुनिया में प्रगति के दिशा में जा रहा है, तरक्की के दिशा में जा रहा है। हमारे पंतप्रधान जी का अभिनंदन करना, उनको आशीर्वाद देने के लिए आम जनता को विनती करना, यह हमारा जन आशीर्वाद यात्रा का यह है, वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में आज ईडी की टीम ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। यह चार्जशीट अनिल देशमुख के सहयोगी कुंदन शिंदे और संजीव पालंदे के खिलाफ दायर की गई है। बता दें कि अनिल देशमुख को 5 बार ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी अनिल देशमुख के घर और दफ्तर में छापेमारी भी कर चुकी है। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल ने कहा था कि हमने ईडी से अपील की थी कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हमें पेश होने के लिए मजबूर ना किया जाए। फैसला आने के बाद हम खुद ही प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो जाएंगे। हालांकि अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। गौरतलब है कि अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसे खारिज कर दिया जाए। साथ ही ईडी उन्हें बार बार जो नोटिस भेज रही है उसे भी रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की तमाम मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने अनिल देशमुख से स्थानीय कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा था। तो ईडी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ईडी ने आज एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल से भी पूछताछ की। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सीजे हाउस मामले की जांच चल रही है। इससे पहले ईडी ने 2019 में प्रफुल्ल पटेल से 12 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी मामले की फिर से जांच कर रही है। ईडी ने 2019 में कुख्यात दाऊद इब्राहिम के साथ इकबाल मिर्ची की पत्नी के साथ वित्तीय लेन देन के संबंध में प्रफुल्ल पटेल को समन जारी किया था। पटेल के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इकबाल मेमन को एक प्लॉट दिया था। प्लॉट वर्ली में नेहरू तारामंडल के सामने का था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी सहायक और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर का बंगला धराशायी हो गया। सीआरजेड कानून का उल्लंघन कर मुरूड समुद्र किनारे पर 28 बंगलों का निर्माण किया गया था, जिसके खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आवाज उठाई थी। उसके बाद नार्वेकर ने अपना बंगला तोड़ दिया। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तथा शिवसेना नेता अनिल परब का भी एक रिजॉर्ट इस समुद्र किनारे पर था, उस पर भी कार्रवाई की मांग सोमैया ने की है। रत्नागिरी जिले के मुरूड समुद्र किनारे पर पिछले 1.5 साल में
CRZ कानून का उल्लंघन कर 28 बंगलों और रिजॉर्ट को निर्माण किए जाने की शिकायत भाजपा नेता किरीट सोमैया ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की थी, जिसके बाद केंद्रीय पर्यावरण विभाग की एक टीम ने मुरूड में जाकर शिकायत की जांच भी की थी। इस टीम ने अपने रिपोर्ट में इस समुद्र किनारे निर्माण किए गए 28 बंगलों और रिजॉर्ट को अवैध ठहराया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ये निर्माण पर कार्रवाई की सूचना दी थी। मामला तूल पकड़ने से पहले ही खुद नार्वेकर ने ये बंगला तोड़ दिया। राज्य सरकार ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में दही हांडी के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गोविंदा पाठक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। आज दोपहर करीब 2:30 बजे दही हांडी समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हुई। विभिन्न दही हांडी मंडलों ने मांग की है कि राज्य सरकार की दही हांडी के छोटे पैमाने पर मनाने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन टास्क फोर्स ने कहा था कि दही हांडी बनाने से कोरोना का प्रभाव काफी बढ़ सकता है। समन्वय समिति ने सुझाव दिया था कि गणेशोत्सव जैसे नियम बनाए जाएं। हालांकि बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने समन्वय समिति के सदस्यों को समझाया कि वो अनुमति क्यों नहीं दे सकते। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के चलते इस साल दही हांडी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दारकर ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संतोष मोरे ने। विपक्ष के नेता प्रवीण दारकर जी अपने साथ में दही हांडी के संदर्भ में राज्य सरकार ने कहा है कि नियम के उल्लंघन अगर कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है सरकार हिंदू संस्कृति के विरोध में, हिंदू शरण के विरोध में है और इसलिए मुस्कटदाबी करने का प्रयास है कि हिंदू का शरण नहीं होना चाहिए। आप लसीकरण जिन्होंने किया उनको अलाउड करो, मंडल के कार्यकर्ताओं को लसीकरण करो, लेकिन दही हांडी करना नहीं, ये दबावशाही है सरकार की। भाई जगताप ने कहा है कि ये जो तड़ातड़ जो यात्रा है उसमें खाली तड़ातड़ ही लगेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मुझे लगता है वो जरा लोगों में आके देखो, लोगों का संताप सरकार के प्रति है, कोई विकास नहीं, सब जगह लोग प्रॉब्लम में, तलतलाट उनको लगेगा और हमारी यात्रा सफल हुई उसका तलतलाट वो कर रहे हैं और इसलिए लोगों का हमको आशीर्वाद ही है। ये लोगों का प्रतिशत देखते हैं उससे आपको समझ में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ संतोष मोरे, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। चंद्रपुर के वड़ी खुर्द में जादू टोना करने के शक में 7 लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 7 लोगों में से 5 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। चंद्रपुर तालुके के वही में एक जादू टोना के संदर्भ में 12 लोगों को मारा गया और उसमें से 7 जन गंभीर रूप से थे। किस प्रकार से दिखती है? मुझे लगता है पुरोगामी महाराष्ट्र के लिए शोभा देने वाली घटना नहीं है और पुरोगामित्व का ढोल पीटने वाले लोगों के लिए शर्मनाक बात की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं है और मुझे लगता है महाराष्ट्र की परंपरा को कालीमा फांसने वाली घटना है।
उधर महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में देऊल गांव राज बाईपास रोड पर परिवहन बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 18 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से की है और रविवार को उन्होंने कहा कि ये घटना देश की संप्रभुता और अस्तित्व की तबाही की दर्द को याद दिलाती है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में राउत ने यह भी कहा कि अगर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की बजाय पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना को मारा होता तो विभाजन को शायद रोका जा सकता था और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती। मराठी दैनिक के कार्यकारी संपादक राउत ने कहा कि अफगानिस्तान में जो स्थिति है वो मुझे देश के अस्तित्व और संप्रभुता की तबाही की याद दिलाती है। राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से की और कहा कि अफगानिस्तान के सैनिक वहां से भाग गए। उन्होंने कहा कि विभाजन के दर्द को तब तक नहीं भुलाया जा सकता जब तक अलग किया गया हिस्सा वापस न मिल जाए। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे और अन्य शिवसेना नेताओं पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि हिंदुत्व के समर्थक रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर किसी भी शिवसेना नेता ने शोक या संवेदना प्रकट नहीं की। क्या शिवसेना हिंदुत्व को भूल चुकी है? जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा के लिए दिया, पूरी कर्मठता के साथ त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन जिए, वे आदरणीय कल्याण सिंह जी की मौत के बाद शिवसेना की ओर से न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, न दिन में कम से कम एक बार प्रेस वार्ता करने वाले उनके साथी नेताओं का किसी की ओर से कोई ट्वीट नहीं, कोई संवेदना प्रकट नहीं की गई। क्या कारण था? सवाल यह उठता है, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरी जीवन भर हिंदुत्व के लिए और भगवान राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए जो कर्मठ रहे, पूरा जीवन उन्होंने इस काम के लिए दिया। वह हिंदूवादी नेता के लिए शिवसेना दल के पास कोई संवेदना प्रकट करने के लिए समय नहीं है। रायगढ़ जिले के खपोली में बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रैली में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, विधान परिषद के विरोध नेता प्रवीण दारेकर, पूर्व विधायक देवेंद्र साटम, सनी यादव, पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर मौजूद या ठिकाणी स्वागत होईल। त्याला विनंती करतो आपण राणे साहेबांचं स्वागत करावं। राणे साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत होईल। हो चला पटापट। महाराष्ट्र जल संसाधन मंत्री और सांगली संरक्षक मंत्री जयंत पाटिल सांगली के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने किसानों की पानी की समस्या का समाधान किया। इस दौरान उन्होंने जत तहसील में कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जत तहसील के 65 गांव का पानी की समस्या का समाधान होगा जो पिछले 25 वर्षों से सूखे की मार झेल रहे थे।
स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने आज कोल्हापुर के दशहरा चौक से बाढ़ प्रभावित किसानों के विरोध मार्च का नेतृत्व किया। न्याय मिलने की आस से हजारों किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर राजू शेट्टी ने सरकार की भूमिका की कड़ी आलोचना की। राजू शेट्टी ने कहा कि अघाड़ी सरकार किसानों को मदद के नाम पर धोखा दे रही है। शेट्टी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं की। मैं मदद के लिए ठाकरे के पास गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। स्वाभिमानी किसान संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी इन्होंने आज सरकार के खिलाफ यहाँ पर आक्रोश मोर्चा निकाला था। यहाँ पर उपस्थित है राजू शेट्टी सर। सर आज अपने सुबह से आपने आक्रोश मोर्चा निकाला है सरकार के खिलाफ। आपने यहाँ पर पूरे बाढ़ग्रस्त लोग हैं, पूरे किसान यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के बारे में जो नीति अपनाई है उसके खिलाफ ये आक्रोश मोर्चा था, क्योंकि इतनी बड़ी बाढ़ आने के बावजूद भी यहाँ केंद्र सरकार की NDRF की टीम जांच करने के लिए आई नहीं है। तो राष्ट्रीय आपदा कोष किसके लिए है? सिर्फ गुजरात के लिए है क्या? दूसरी बात, आज राज्य सरकार 1 महीना हो गया राहत के लिए कुछ भी कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए ये आक्रोश मोर्चा है। और अगर 8 में सरकार कुछ निर्णय नहीं लेती है तो हम जल समाधि लेने का फैसला किया है। सर अभी बहुत देर हो गया, 11,500 कोटी का पैकेज सरकार ने डिक्लेयर किया था और वो बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के सर्वे का काम चल रहा है और जल्द से जल्द उनको मदद दी जाएगी, क्या कहेंगे सर? 11,500 कोटी का जो पैकेज है उसमें अगर किसानों के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए है तो ये पैकेज किसके लिए है? कौन ये पैकेज हजम कर रहा है? यही सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर 8 दिन के अंदर सरकार ने कोई निर्णय लिया गया तो राजू शेट्टी सर अपने पूरे कार्यकर्ताओं के सहित जल समाधि लेने की उनकी बात कहिए। देखते आगे सरकार इस पर क्या करते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जय करा। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों की मौत होने पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की पीठ 2007 में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुपोषण के कारण राज्य के मेलाघाट क्षेत्र में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मौतों की अधिक संख्या पर प्रकाश डाला गया है। इसे गंभीर मामला बताते हुए पीठ ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक राज्य के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण कितने बच्चों की मौत हुई है और उन क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भेजे गए डॉक्टरों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,643 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,28,294 पर पहुंच गई है, जबकि 105 और मरीजों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 6,795 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में है। इसका अंदाजा बढ़े रिकवरी रेट और घटते एक्टिव मरीजों की संख्या को देखकर लगाया जा सकता है। महज 1 महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या में 44% की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 4,575 नए मरीज मिले थे। उधर 1.5 महीने में पूरी मुंबई का टीकाकरण करने का दावा करने वाली BMC 7 महीनों में सिर्फ 21% लोगों का ही टीकाकरण कर पाई है। अभी तक 36.50 यानी 36,50,000 लोगों का कोरोना के टीके का पहली डोज नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई में टीकाकरण के लाभार्थियों की संख्या करीब 1 करोड़ है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।